Dear aspirants, welcome back on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. IBPS SO 2026 का एग्ज़ाम। IBPS SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये एग्ज़ाम हर साल आता है। हर साल IBPS जब अपना कैलेंडर रिलीज़ करता है तो इस एग्ज़ाम की डेट्स आपको पहले से बता दी जाती है। लाखों बच्चे तैयारी करते हैं IBPS SO एग्जामिनेशन की, लेकिन उन लाखों में से बहुत सारे रुक जाते हैं फेज़ 1 के पहले पड़ाव पर। फेज़ 1 जो कि हमारा पहला पड़ाव होता है, ये है तो क्वालिफाइंग, यानी कि इसके नंबर तो नहीं जुड़ते हैं, लेकिन ये क्रूशल रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन की जर्नी में। क्यों? क्योंकि अगर फेज़ 1 में हम रुक जाते हैं तो ना हमें फेज़ 2 यानी कि मेंस देने का मौका मिलता है और ना ही हम आगे का फेज़ यानी कि इंटरव्यू पर जा पाते हैं। जो फेज़ 1 एग्जामिनेशन है उसमें आपकी सेक्शन वाइज और ओवरऑल दोनों कट ऑफ होती है। अब उन कट ऑफ को टारगेट कैसे किया जाए? अगर मैं एक बिगिनर हूँ तो क्या मैं अभी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करना शुरू करूँ तो क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ? क्या मैं फेज़ 1 क्वालिफाई कर सकता हूँ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो चलिए इसी बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। ये वीडियो हर एक बिगिनर एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप सभी से लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आप तक हमेशा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। साथ ही साथ जो फ्री क्लासेस हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं वो आप तक आपको मिलती रहे और आपको फ्री कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो का एजेंडा है कि सिलेबस को कैसे कवर करें और अपने आप को फेज़ 1 क्वालिफाई करने के लायक कैसे बनाएं। तो ये दोनों चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द सेशन अहेड। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये मिस आउट मत करना। तो चलिए सीधे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, ये एग्ज़ाम आपका होना कब है और हमारे पास कितना टाइम है? ये एग्ज़ाम होना है आपको 29 अगस्त को, और अब आपके पास, क्योंकि मई का ऑलमोस्ट आज 19 से 20 तारीख हो चुकी है, यानी कि अब आपके पास मई के 10 दिन हैं, तो ऑलमोस्ट आपके पास 3 मंथ यानी कि 3 मंथ प्लस 10 डेज आपके पास हैं, राइट? तो कह सकते हैं कि 3 महीने का टाइम अब आपके पास है। मेंस का एग्ज़ाम होगा आपके पास 1 नवंबर को, बट अगर आप बिगनर है तो पहले हमारा ख्याल प्रीलिम्स की तरफ होगा। प्रीलिम्स में से हमें कुछ टाइम निकालना होगा मेंस की तैयारी के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना ही एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है ताकि आप फाइनल सिलेक्शन ले सकें। आगे बढ़ेंगे ना। ये आपकी 6 पोस्ट है: IT ऑफिसर स्केल, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, HR ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी। ये 6 पोस्ट के लिए आपका एग्जामिनेशन निकाला जाता है। इस एग्जाम में जो पोस्ट आपको मिलती है, यानी कि आप स्केल 1 ऑफिसर के एज एन स्केल 1 ऑफिसर आप ज्वाइन करेंगे बैंक को। इसमें 11 बैंक पार्टिसिपेट करती हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, यानी कि 11 बैंक्स होती हैं जो पार्टिसिपेट करती है, जिसमें आप एज स्केल 1 ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। और स्केल 1 ऑफिसर का मतलब है आपकी जो प्रोफाइल होगी, आपकी जो डेजिग्नेशन होगी, वो होगी असिस्टेंट मैनेजर की। उसके बाद आप स्केल 1 से स्केल 2 पे पहुंचेंगे तो मैनेजर स्केल पे पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं ना, सीधे बात करते हैं मुद्दे की और बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस, आपको सिलेबस दिखाने से पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि सिलेबस कहाँ से ये आपका आया है। सिलेबस आपका आया है आपके एग्ज़ाम पैटर्न से। तो जो हमारा फेज़ 1 का एग्ज़ाम पैटर्न है, जो कि मैंने आपको 6 पोस्ट दिखाई हैं, उन 6 में से AFO यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, IT ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, HR ऑफिसर, इन चारों पोस्ट का एग्ज़ाम सेम होता है प्रीलिम्स का, जिसमें इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, क्वांट आती है। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट में सबके 50-50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इंग्लिश का वेटेज क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। इनके 50 क्वेश्चन तो हैं लेकिन 25 नंबर के हैं। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर हैं, और वहीं पे आपके क्वांट के 50 क्वेश्चन 50 नंबर हैं। तो पेपर आपका 150 क्वेश्चन का होगा, लेकिन मार्क्स आपके 125 होते हैं। और हर सेक्शन को करने के लिए आपको 40-40 मिनट का टाइम मिलता है। इंग्लिश का पेपर केवल इंग्लिश भाषा में, वो बाकी बाइलिंगुअल होंगे, और साथ ही साथ है आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग। नाउ, तो जिस सिलेबस को मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ वो सिलेबस आपके सामने है। ये जो चारों सब्जेक्ट्स है आपके, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ये जो 3 सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, इसको हमें देखना है कि कैसे कवर किया जाए ना। सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग आपकी आने वाली कितनी? 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आने वाली है, और इस 50 मार्क्स को करने के लिए आपको टाइम मिलेगा कितना? 40 मिनट का। 40 मिनट का समय आपको मिलेगा। नाउ, कुछ टॉपिक हैं जो हमने रीजनिंग के सिलेबस को मैंने आप लोगों के लिए बाइफरकेट कर दिया है। कुछ टॉपिक है जो बहुत आसान है, जिनको इजीली आप ग्रैस्प कर सकते हो, समझ सकते हो, और उसमें प्रैक्टिस करके आप उसको बेहतर कर सकते हो, यानी कि वो कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हो कि इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो मैं बना लूँगा। ठीक है। और दूसरे एरियाज़ है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी, रिग्रेस प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि वो ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे आपने अगर क्वेश्चन को शुरू किया तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके पार भी लग पाएँ, यानी कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। इसलिए ये वो एरियाज़ होंगे जिनको हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, जहाँ पे आपकी हाई प्रैक्टिस डिमांड होगी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। पहले बात करते हैं ईजी टॉपिक।
इजी टॉपिक में सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग आता है, सरल टॉपिक है बहुत। इसमें आपको टाइप्स ऑफ कोडिंग पढ़ना होता है, और टाइप्स ऑफ कोडिंग पढ़ने के बाद फिर इसकी प्रैक्टिस। देखो रीजनिंग में और क्वांट में कभी भी ये तो होगा ही नहीं कि केवल आपने सिलेबस पूरा कर लिया। आपको सिलेबस पूरा करने का मतलब ही प्रैक्टिस है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में कोई एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा, देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल, मल्टीपल लॉजिक जो एक क्वेश्चन में लग सकते हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मल्टीपल लॉजिक पता नहीं चलेंगे, और अगर मल्टीपल लॉजिक पता नहीं चलेंगे तो फिर आप वो कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पाते उस टॉपिक में। इसलिए आप प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है रीजनिंग के अंदर। कोडिंग डिकोडिंग एक आसान टॉपिक है, इसको आसानी से आप कवर कर सकते हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग समझने के बाद। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगेन एक आसान सा टॉपिक है। अल्फाबेट टेस्ट एक आसान सा टॉपिक है। डायरेक्शन डिस्टेंस एक आसान टॉपिक है, हालांकि उतना आसान नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें काम करना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता ब्लड रिलेशन, बट अगर आप उसको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर इसके कर ले तो इसमें कई सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि कोडेड ब्लड रिलेशन आता है, पैराग्राफ बेस्ड आते हैं। तो अगर आपको पैराग्राफ वाले नहीं बन रहे तो कोडेड वाले बना लो, वो आसान होते हैं, उसमें आंसर निकाल पाना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, देन इनइक्वालिटी बेहद आसान है, इनइक्वालिटी बहुत ही आसान टॉपिक है। स्लॉग्स को मैं बोलूँगी कि आप एक अच्छे मेंटोर की गाइडेंस में स्लॉग्स को कवर कीजिए। ये हाईली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, यानी कि अगर आपने स्लॉग्स के कॉन्सेप्ट्स पकड़ लिए तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसके क्वेश्चंस को लगाना, क्योंकि यहाँ पे सारा गेम जो है स्लॉग्स के अंदर वो कॉन्सेप्ट्स का है। अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए तो आपके लिए बेहद आसान हो जाता है स्लॉग्स के क्वेश्चंस को लगाना। और ये वो टॉपिक है जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो फिर आपको कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि 2 मिनट के अंदर आप इसके 5 क्वेश्चन भी कर लोगे, यानी कि ये आपका टाइम इफेक्टिव टॉपिक हो जाएगा और एक्यूरेसी भी इसमें बनी रहती है। अब अगर मैं इतना पार्ट कर लेती हूँ तो मेरा कितने नंबर का पेपर तैयार हो गया है, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। कोडिंग डिकोडिंग में आप ये मान के चलिए कि मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको कोडिंग से दिखाई देते हैं। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस के 2 से 3 क्वेश्चन दिख सकते हैं, ब्लड रिलेशन के आपको 2 से 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिख सकते हैं, 3 से 5 भी दिख सकते हैं हालांकि, और स्लॉग्स के भी आपको 3 से 5 दिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका मिनिमम नंबर काउंट करेंगे, हम इसका मैक्सिमम नंबर काउंट नहीं करेंगे, मिनिमम काउंट करेंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गए, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब मिनिमम आपका 15 मार्क्स, और मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम आपका 3 to 5 7 10 13, और 13 के बाद आपके पास कितना हो गया 18 और 5 हो गया आपका अराउंड 23, यानी कि 15 से 23 मार्क्स का आप कवर कर सकते हैं, जिसमें कि अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम आपके 15 मार्क्स तो आपके यहाँ पे कवर हो ही जाएंगे, और 23 की बात करूं तो ये मैक्सिमम नंबर आप यहाँ पे ला सकते हो अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो। और अगर आप 15 मार्क्स ले आए तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, है ना। आप अगर 15 नंबर ले आए यहाँ से करके तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ का टेंशन खत्म, आप सेक्शनल क्वालिफाई कर जाओगे। बट क्या इतना काफ़ी है? इतना काफ़ी नहीं, क्योंकि जो हमारी 125 मार्क्स में से ओवरऑल कट ऑफ बनती है, उस ओवरऑल कट ऑफ को निकालने के लिए आपको ज़्यादा नंबर गेन करने हैं। तो ज़्यादा नंबर गेन करने यानी कि ज़्यादा पढ़ाई करनी है। ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा दूसरे सेक्शन पे जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अच्छा, इनको कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं बोला गया है कि ये बहुत डिफिकल्ट टू क्रैक है, नहीं, इनको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला गया है बिकॉज दे डिमांड रिगरस प्रैक्टिस, डिमांड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ती है। सीटिंग अरेंजमेंट देन पजल्स, ये दोनों टॉपिक मिला के आप ये मान लीजिए कि 4 से 5 सेट आएंगे, यानी कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको इन दोनों से मिलाकर मिलेंगे। कम से कम 20 क्वेश्चन आपको सीटिंग और पजल्स के मिनिमम मिलने वाले हैं, यानी कि 2 पजल 2 सीटिंग हो सकते हैं, 1 पजल 3 सीटिंग हो सकते हैं, या 3 पजल 1 सीटिंग हो सकता है, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। डेटा सफिशिएंसी के आपको करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इनपुट आउटपुट के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग के आप मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको क्रिटिकल रीजनिंग के भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इस पूरे के पूरे सिलेबस में मुझसे ये पूछो कि मैम क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो मैं छोड़ सकता हूँ, मैं बोलूँगी अगर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी नहीं है तो आप क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ सकते हो। इसको आपको अगर टाइम मिलता है तो बाद में करिए, स्टार्टिंग में आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट इसी ऑर्डर में करिए जो ऑर्डर मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसी तरीके से इसको कवर करना है, और उसके बाद आपको आना है सीटिंग एंड पजल्स पे। सीटिंग एंड पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट। देखो, डेटा सफिशिएंसी टॉपिक आप तब तैयार करोगे जब आपने ये सारे कर लिए होंगे, जब आपके ये वाले सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे तब जाके आप डेटा सफिशिएंसी कर पाओगे, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है। डेटा सफिशिएंसी में इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो जब आप ये सारे टॉपिक कर लोगे, सीटिंग कर लोगे, पजल्स कर लोगे, तो डेटा सफिशिएंसी बिल्कुल लास्ट में प्रैक्टिस करना, ये एकदम लास्ट में प्रैक्टिस करना, ठीक है, ओके। अब पजल और सीटिंग, देखो पजल और सीटिंग में आपको एसओ
कि लेवल की पजल्स और सीटिंग को ही टारगेट करना है। आप क्लरिकल लेवल की पजल सीटिंग मत करो, IBPS PO प्रीलिम्स लेवल की पजल्स मत टारगेट करो, सीटिंग मत टारगेट करो, क्योंकि जो IBPS SO है इसका जो लेवल है वो आप ऐसा मान के चलिए कि प्रीलिम्स से ऊपर है और मेंस से नीचे, तो आपको बीच का लेवल जो है वो लेना पड़ेगा। ओके, इनपुट आउटपुट में आप ये एक टारगेट बना लो कि मुझे इनपुट आउटपुट के करीब करीब 50 सेट करने है ना। अगर आप इनपुट आउटपुट के करीब करीब 50 सेट कर लेते तो आपका इनपुट आउटपुट बढ़िया हो जाएगा, राइट। और 50 सेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये एरिया में अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस दैम डेली। आप रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग को कम से कम आप डेली जो है 2 आवर्स टाइम दीजिए प्रैक्टिस का, क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस डिमांड करेगा और कम से कम 2 घंटे का, मिनिमम 2 घंटे का टाइम आपको रीजनिंग को देना ज़रूरी हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका सारा का सारा रीजनिंग का अंडरस्टैंडिंग। मैं आगे बढ़ती हूँ, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश में एक एरिया होता है जो ग्रामर बेस्ड होता है, जिसमें कि आपके स्पॉटिंग एरर्स हो गए, सेंटेंस बेस्ड एरर हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, सेंटेंस करेक्शन हो गया, वर्ड स्वैप हो गए, स्पेलिंग एरर्स हो गए, कनेक्टर्स हो गए। और ये ग्रामर जो है वो पूरी की पूरी आपकी किस पे काम करती है? ये ग्रामर पूरी की पूरी काम करती है आपकी जो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है ना, प्रेपोजिशन है। तो ये जो आपका ग्रामर है, यानी कि ये जो बेस है, नाउन प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर आप में से कोई भी यहाँ पे है जो ये सोच रहा है कि मुझे तो ग्रामर नहीं आती, मैं कैसे करूँ? देखो, ग्रामर नहीं आती तो सीखनी पड़ेगी, आप इसको छोड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट स्किप दिस पार्ट, क्योंकि ये पार्ट क्या है, रीजनिंग, ये पार्ट जो है इंग्लिश का बेसिक है। अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसमें इज एम आर का इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा है, एडवर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, नाउन प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं, तो आपको ग्रामर तो समझनी पड़ेगी। तो कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जिसको ग्रामर नहीं आती, बेटा ग्रामर छोड़ के काम नहीं बनेगा, ग्रामर को करना पड़ेगा। कहाँ से कर सकते हो? वो सोर्सेज मैं अभी आपको बताऊंगी, बढ़िया सोर्सेज, ठीक है। अब आगे बढ़िए, उधर दूसरी तरफ आगे रीडिंग वाला पार्ट, ग्रामर वाला पार्ट, वोकैब वाला पार्ट, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीटली आपकी क्या डिमांड करता है? प्रैक्टिस वाला एरिया। इसमें जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेहतर हो जाओगे, और इसका वेटेज भी ज़्यादा है, मतलब इसको छोड़ नहीं सकते। पैराजम्बल्स हैं, पैराजम्बल्स आपकी रीडिंग स्किल्स पे बेस्ड होता है। जितनी आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी उतना आप पैराजम्बल्स अच्छा कर पाओगे। पैरा कंप्लीशन भी रीडिंग स्किल्स पर है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आपका रीडिंग स्किल्स पे है। क्लोज टेस्ट जो है वो आपके ग्रामर का और आपके रीडिंग स्किल दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ग्रामर अच्छी भी होनी चाहिए और रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप क्लोज टेस्ट जैसा टॉपिक कर पाते हो। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके ग्रामर और रीडिंग स्किल्स पे बेस्ड है, और कॉलम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी आपके ग्रामर और रीडिंग स्किल पे बेस्ड है। अब क्या करना है? देखो, आपके इसी चैनल पर एक फ्री में सुबह क्लास होती है आर्टिकल की, है ना। सुबह सुबह आपकी क्या होती है? आर्टिकल की क्लास होती है। पार्थ सर आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहे होते हैं। तो जो मॉर्निंग में आपका आर्टिकल का एडिटोरियल शो जो है, जो मॉर्निंग में आपका एडिटोरियल शो होता है, एक तो उसको ज्वाइन करना शुरू कीजिए, है ना। एक तो एडिटोरियल को ज्वाइन करिए मॉर्निंग में, कंप्लीटली फ्री है ये क्लास। इसमें क्या क्या कवर होगा आपका? इसमें आपकी रीडिंग सुधरेगी। इस एडिटोरियल क्लास को ज्वाइन करोगे तो रीडिंग अच्छी होगी, रीडिंग के साथ साथ आपकी जो है ग्रामर अच्छी होगी, और ग्रामर के साथ साथ क्योंकि आप नए नए एडिटोरियल पढ़ोगे उसमें नए नए वर्ड्स आएंगे, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। ये आप एक काम कीजिए, मतलब ये एक नया काम कर लीजिए, आप एडिटोरियल की क्लास लेना रोज शुरू करिए। एक तो ये काम करना है, दूसरा खुद अपने आप से भी किसी भी न्यूज़पेपर को उठाइए और उससे 5 लाइन का, कम से कम 5 लाइन्स का आर्टिकल डेली पढ़िए। कम से कम 5 लाइन का आर्टिकल जो है वो डेली पढ़िए, और साथ में आप अपनी ग्रामर पे काम करना शुरू कर दीजिए। इतना तो बेसिक आपको करना ही पड़ेगा। इंग्लिश अगर आपकी कमज़ोर है, अगेन जिस बच्चे की कमज़ोर है इंग्लिश में, उसको दिमाग में रख के बात कर रही हूँ। अगर बहुत सारे बच्चे जिनकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप वो वाली कैटेगरी में आते हो कि मैम मेरी इंग्लिश थोड़ी सी पुअर है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको डेली 1.5 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा इंग्लिश में। कम से कम 1.5 घंटे का टाइम दीजिए, आधा घंटा लर्निंग और 1 घंटा अप्लाई। आधा घंटा सीखा और 1 घंटा अप्लाई किया। अब जब अप्लाई करोगे तो गलतियाँ होंगी, गलतियों से सीखो, गलतियों को एनालाइज करो कि कहाँ पे गड़बड़ होगी, ठीक है। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, फिर से आर्टिकल रीड करो, वोकैबुलरी बिल्डिंग करो, ये क्लास करो। इसके साथ साथ शाम को भी आपकी एक क्लास होती है, इंग्लिश की फ्री क्लास होती है, वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होती जाएंगी आपकी ये चीज़ें, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वांट के सिलेबस के। देखो, क्वांट का सिलेबस मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि 3 हिस्सों में डिवाइड करना ज़रूरी है।
क्वांट में काफ़ी बच्चों को डर लगता है, क्वांट काफ़ी बच्चों का क्या है उतना स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे सबसे पहले इजी टू मास्टर, शुरुआत आपको यहाँ से करनी है। नंबर सीरीज में दो तरीके की आती है, मिसिंग नंबर आता है, रॉन्ग नंबर सीरीज आता है, दोनों को बढ़िया से करना है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी, क्वांटिटी कंपैरिजन करना है। ये जो 4 एरियाज अभी आपके सामने हैं, इन 4 एरियाज से आपका कुल मिला के 10 से 12 नंबर का पेपर आ जाएगा और 10 से 12 नंबर में आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। 10 से 12 नंबर में आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। लेकिन क्या मैं इस भरोसे जाऊँ एग्जाम में कि मैं सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करूँ? नहीं, आपका भरोसा केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमें ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। तो ओवरऑल के लिए अब आपके पास 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में सबसे पहला जो मेन बेस है आपके क्वांट का वो है परसेंटेज के बाद एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। ये 3 टॉपिक तो आपको बढ़िया से कर लेने हैं। परसेंटेज बढ़िया करना है, एवरेज बढ़िया करना है, रेशियो प्रोपोर्शन बढ़िया करना है। देन इसके बाद आपको अपने प्रॉफिट लॉस को करना है। प्रॉफिट लॉस के बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस को करना है और टाइम एंड वर्क को करना है। जितने मैंने यहाँ पे एरियाज मार्क करे हैं, अगर आपके पास टाइम है आप और इसमें टाइम दे सकते हो, या आपने पहले से क्वांट प्रिपेयर करी थी और आपके सारे टॉपिक प्रिपेयर है, वो अच्छी बात है। मैं बिगिनर्स की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि अगर मैं आज से शुरू कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या करना है, मैंने वो एरियाज हाईलाइट करे। बिगिनर हो तो सबसे पहले इस पे कमांड करो, और ये केवल आपकी प्रैक्टिस से आपको आ जाने वाले टॉपिक है, यानी कि इसमें केवल प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। एज सच कोई बहुत यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लगते हैं, प्रैक्टिस करो बढ़िया हो जाएंगे। जहाँ पे ये जो क्वांटिटी कंपैरिजन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इसके लिए क्लास कर लेना, मेरे ख्याल से वहाँ से बन जाएगा। कमिंग टू कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा मेंटोर होना चाहिए जो आपको इसके अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखा सके, क्योंकि यहाँ पे लेवल बढ़ेगा एग्जाम का। बेसिक लेवल पे आप समझोगे, लेकिन इम्प्लीमेंट करना है हाई लेवल पे, एसओ लेवल पे। तो जो पढ़ रहे हो वो बहुत बेसिक पढ़ोगे, तो फिर हाई लेवल जब क्वेश्चन आएगा तो नहीं लगा पाओगे। इसलिए परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और टाइम इन वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये मिनिमम टॉपिक आपको यहाँ से करने पड़ेंगे, ताकि आप क्या कर सको। ये अगर करोगे तब जाके आप डेटा इंटरप्रिटेशन कर पाओगे, डेटा सफिशिएंसी कर पाओगे। रही बात मेंशुरेशन की, रही बात प्रोबेबिलिटी की, रही बात परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, ये आपके एक्स्ट्रा टॉपिक है। एक्स्ट्रा टॉपिक है मतलब अगर मैं इतना जितना मैंने अभी आपको बोला, अगर इसमें आपकी पकड़ बढ़िया हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आपको ये वाला एरिया कवर करना है, उसके साथ साथ आप यहाँ से 1-2 एरिया कवर करते चलिए। जब ये दोनों में आपकी पकड़ बढ़िया हो जाए तब आपको ये एरिया करना है। ये वाला जो एरिया है आपका, ये कंप्लीटली प्रैक्टिस वाला है। बट मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये आप खुद से कर सकते हो, ये वाला एरिया आप खुद से कर सकते हो, लेकिन इसको करने के लिए और इसको करने के लिए आपके पास एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए। चाहे वो आपका भाई बहन हो सकता है, चाहे वो आपका कोई गुरु हो सकता है, चाहे वो आपका कोई फैकल्टी हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसने अपना खुद का एग्जाम निकाला, जिसके कॉन्सेप्ट शार्प है, जो आपको गलती होने से बचा सकता है। क्योंकि अब आपके पास वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप खूब सारी गलती करो और अपनी गलतियों से सीखो। वो टाइम आपके पास तब होता है जब आपके पास 7 या 8 महीने होते हैं। अब आपके पास उतना टाइम है नहीं, अब आपके पास 3 महीना और 10 दिन का टाइम है। तो यहाँ पे अब आपके पास गलतियों करने का स्कोप बचा नहीं है, ठीक है, समझ में आया। एंड देन एट लास्ट हम आएंगे हमारे जनरल अवेयरनेस के सिलेबस पे। जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, ये किन बच्चों को पढ़ना है? ये उन बच्चों को पढ़ना है जो लॉ के लिए अप्लाई करेंगे या फिर जो राजभाषा के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि इन बच्चों के एग्जाम में क्वांट जो है वो नहीं आता है। इन बच्चों के एग्जाम में क्वांट नहीं आता है, इनके एग्जाम में क्या आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, लॉ और राजभाषा के लिए। तो जब भी हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, 2 तरीके से ये डिवाइड होता है, एक स्टैटिक होता है और एक करंट होता है। स्टैटिक के अंदर स्टैटिक बैंकिंग हो गया, करेंसीज हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गए, अवार्ड्स हो गए। इतना कर लोगे तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ निकल जाएगी, इतना कर लोगे तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ निकल जाएगी, ठीक है। रही बात करंट की, तो करंट यानी कि आपकी जो बेसिक जो न्यूज़ है, और करंट अफेयर्स में आपको मिनिमम 4 महीने का डेटा आपको आना चाहिए, यानी कि 4 महीने के करंट अफेयर्स आपके पास हो, जिसमें से मेजर जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो बैंकिंग से पूछे जाते हैं, आरबीआई के सर्कुलर्स पूछे जाने लगे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको अच्छे से करनी है। और करंट अफेयर्स में आपको, जैसे कि मैंने बताया, कि मिनिमम 4 महीने के करंट अफेयर्स आपको करने ही है, ठीक है। इस सब के लिए आप पिंकी मैम को फॉलो कर सकते हो, राइट, ये भी आप कर सकते हैं। नाउ अब
क्या इस सिलेबस को जिस तरीके से मैंने बताया है क्या ये कवर किया जा सकता है? बिल्कुल कवर किया जा सकता है। आप बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, पहले अपना सेक्शन वाइज स्कोर कीजिए, लेकिन केवल सेक्शन वाइज पे फोकस करोगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो सेक्शन के साथ साथ मुझे जो हाई एंड एरियाज है, जो प्रैक्टिस वाले एरियाज या जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उनको भी मुझे साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो कट ऑफ हमारे इस एग्जाम की है, कट ऑफ आपको दो तरीके से निकालनी है प्रीलिम्स की, है ना। प्रीलिम्स में आपको सेक्शन वाइज निकालना है और प्रीलिम्स में आपको ओवरऑल निकालना है। प्रीलिम्स का सेक्शन वाइज निकालने के लिए आपको हर सेक्शन में मिनिमम 15 नंबर टारगेट करना है। यानी कि अगर मैं AFO IT मार्केटिंग या HR वाला मैं एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे हर सेक्शन के अंदर कम से कम 15 नंबर टारगेट करना है मिनिमम। ये मेरा मिनिमम होगा। यहाँ पे मुझे कम से कम 15 मार्क्स टारगेट करना है, ठीक है। यहाँ पे कम से कम 15, यहाँ पे कम से कम 15, यहाँ पे कम से कम 15। लेकिन अगर 15 मार्क्स टारगेट करोगे तो आपका सेक्शन वाइज, यानी कि ये सेक्शन क्वालिफाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट ओवरऑल क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि 15 या कितना हो, 45। 125 मार्क्स में से आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 125 मार्क्स में से आपका टारगेट होना चाहिए 65 मार्क्स। यानी कि मुझे टोटल ओवरऑल 125 में से कितना लाना है, यहाँ मुझे 65 लाना है, और सेक्शन वाइज मुझे करने के लिए कम से कम 15 नंबर लाना है। तो अब ये 15 मार्क्स का मैंने टारगेट क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि हो सकता है किसी बच्चे की रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो, क्वांट बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन इंग्लिश उसकी बन ही नहीं रही है, और अब उसके पास उतना टाइम नहीं, तो वो क्या करेगा, वो इंग्लिश में कम से कम 15 नंबर का टारगेट लेके चलेगा, और 15 मार्क्स का टारगेट के बाद वो बाकी जो फोकस करेगा वो अपने इंग्लिश के अलावा रीजनिंग और क्वांट पे करेगा। हो सकता है किसी बच्चे का क्वांट बहुत ही बिगड़ा हुआ है, उससे क्वांट बनती नहीं है, तो वो क्वांट में कम से कम 15 नंबर लायक अपना बढ़िया करेगा, बाकी वो इंग्लिश और रीजनिंग से अपना नंबर निकालेगा। तो ओवरऑल कट ऑफ मुझे टारगेट करना है 65 प्लस, और मिनिमम हर सेक्शन वाइज मुझे 15 करना है, लेकिन हर सेक्शन में केवल 15 ही मेरा टारगेट नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये नंबर यहाँ पे बनाना है। मुझे एक्स्ट्रा 15 या 45 से मुझे 65 तक लेके जाने हैं, तो मुझे 20 नंबर और लेकर आने हैं, तो वो आपको इन तीनों सेक्शन में से कहीं ना कहीं से बनाने होंगे, ठीक है। अब इसके आगे अगर बात की जाए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ 2025 की आउट ऑफ 125 कट ऑफ, ये आप लोग देख लीजिए, प्रीलिम्स की कट ऑफ है ये। IT ऑफिसर की अनरिजर्व की गई थी 58.25, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की गई थी 50.13, हमारे राजभाषा अधिकारी बच्चों की गई थी 16.63, ये सबसे कम गई थी। लॉ ऑफिसर वालों की 46.88 गई थी, HR की गई थी 62.63, और मार्केटिंग की गई थी 27.63। तो यहाँ पे ये मत समझना कि मैम इतनी कम कम तो है, लेकिन कुछ ज़्यादा भी दिखाई दे रही है आपको। तो यू नेवर नो, हर साल का कंपटीशन लेवल अलग होता है, वैकेंसी पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है, कितने एस्पिरेंट्स उस एग्जाम को देने गए उस पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ अभी क्या करना है, अब आपके पास बचे हैं केवल 3 महीना और 10 दिन का टाइम। सिलेबस और टॉपिक टेस्ट, यानी कि सिलेबस करते करते ही आपको टॉपिक, सिलेबस में कर क्या रहे हो, सिलेबस में टॉपिक कर रहे हो ना, तो जब आप एक टॉपिक पढ़ोगे तो टॉपिक का टेस्ट भी लगाओगे, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने। अब इस प्रोसेस के लिए आपके पास केवल 1.5 महीने का वक्त रह गया। कितना? 1.5 महीने का वक्त रह गया। 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको सिलेबस पूरा करना है। पहले उतना सिलेबस पूरा करो जो आपका मिनिमम एरिया को कवर करता है। जैसे मैंने आपको हर सिलेबस में, हर सब्जेक्ट के मैंने आपको मिनिमम कंप्लीटिंग एरियाज बताए हैं, पहले उनको कवर करिए, ठीक है। तो पहले आपको 1.5 महीने का टाइम सिलेबस कंप्लीशन में और टॉपिक टेस्ट में देना। फिर आते हैं आपके सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट यानी कि जैसे रीजनिंग का टेस्ट लगाओगे, रीजनिंग का मतलब पूरे 50 क्वेश्चन का टेस्ट लगाओगे, इंग्लिश के पूरे 50 क्वेश्चन का टेस्ट लगाओगे, क्वांट के पूरे 50 क्वेश्चन का टेस्ट लगाओगे। इसके लिए अब आपके पास रह गए केवल 20 दिन। टेस्ट लगाना है, और टेस्ट लगाने के साथ एनालिसिस करना है, देखना है कि कौन कौन से एरिया में मेरे अभी कॉन्सेप्ट जो हैं उनको रिवाइज करना है, कौन से एरिया में मुझे प्रैक्टिस करनी है, कहाँ पे मेरे एरर्स आ रहे हैं, कहाँ पे जो है आपको अभी स्पीड नहीं बन रही है। तो ये क्या होगा, ये 20 दिन का टाइम आपको इम्प्रूवमेंट का टाइम देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना स्कोर क्या करोगे, बढ़ाओगे, इम्प्रूव करोगे। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो है अपना ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम देना है अपने मॉक टेस्ट और एनालिसिस, यानी कि जो आपका आखिरी महीना होगा, जो आपका अगस्त वाला महीना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आपको पूरे मॉक्स लगाने और एनालिसिस करना है। तो जो अगस्त का मंथ है, तब उससे पहले आपकी ये सारी प्रोसेस हो जानी चाहिए, तब जाके आप एक वो कॉन्फिडेंस में आ पाओगे कि हाँ, आप एक सही दिशा में जो है वो जा रहे हैं। अब तैयारी करने के लिए
आपके पास जितनी मैंने आपको बताई बातें, सारी बातें आपको एक जगह पे मिलती है, एक प्लेस पे मिलती है इन सब बैचेस के अंदर। क्योंकि अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप खुद से यहाँ पे देखो, ढूंढो, खोजो कि कहाँ पे क्या तैयार हो रहा है, कहाँ पे क्या मिल जाएगा, कहाँ पे कितना रेलेवेंट मिलेगा, हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, हमें PDF मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए। तो वो सब अब टाइम बचा नहीं है, सारी चीज़ें आपको एट वन प्लेस मिल रही हैं और इस वन प्लेस में आपका सिलेबस 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट करवाया जाएगा और उसके बाद वो सारी प्रोसेस करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। इनके सेक्शन टेस्ट के लिए टाइम मिल जाएगा, टॉपिक टेस्ट के लिए टाइम मिल जाएगा, साथ ही साथ मॉक टेस्ट और एनालिसिस के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। बैचेस अवेलेबल है आपके 3 सारे, मार्केटिंग ऑफिसर का, HR ऑफिसर का, लॉ ऑफिसर का और IT ऑफिसर का। इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके बैचेस में जुड़ सकते हो। साथ ही साथ इस समय अभी आपकी क्या चल रही है, धुरंधर एडिशन सेल चल रही है। इस समय आपके प्राइसेस जो है वो ड्रॉप कर दिए गए हैं और आपको बैंक महापैक प्लस जो है वो आपको मिनिमम फीस पे मिल रहा है, ट्रिपल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। ये डिस्काउंट कोड लगाने पर आपको ये मिनिमम फीस और ट्रिपल वैलिडिटी मिल जाएगी। करना क्या है, आपको जाना है अपनी अड्डा की एप्लीकेशन पे, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे जाएंगे। जब ये ओपन करेंगे कुछ ऐसा प्रीफेस दिखाई देता है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइएगा, रेगुलेटरी बॉडी में जाइएगा, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, रेगुलेटरी बॉडी में जाना, IBPS SO के अंदर आप आ जाना। IBPS SO के अंदर आप 2 काम कर सकते हैं, आप बैंक महापैक प्लस में एनरोल कर सकते हैं, इसमें आपको ये सभी बैचेस मिलते हैं, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बैंक महापैक प्लस में एनरोल कर ले, या फिर आप क्या करें, ये लॉ का बैच है, IT का है, HR का है, और इसमें व्यू ऑल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, आपके मार्केटिंग ऑफिसर का बैच भी मिल जाएगा। सपोज मुझे IT ऑफिसर का बैच लेना है, मैं इस पर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद इस समय सबसे पहली बात तो आपको क्या मिल रही है, इस समय आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी। 18 महीने के लिए आपको ये बैच मिल रहा है, यानी कि आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। डबल वैलिडिटी के साथ साथ आप आगे जाओगे तो इसी कोर्स में आपको मिलेंगे क्या, आपको मिल रही है 152 मॉक टेस्ट, यानी कि मुझे लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, लाइव क्लासेस के साथ साथ मुझे प्रैक्टिस करने के लिए PDF मिलेंगी, प्रैक्टिस करने के लिए PDF के साथ साथ आपके डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे लाइव क्लास में, सिलेबस आपका टाइम से कंप्लीट करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करने के लिए PDF दिए जाएंगे और आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर के मॉक टेस्ट किस तरीके से। देखिए इस पैकेज के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, वीडियो कोर्सेज मिल रहे हैं। वीडियो कोर्स का फायदा ये होगा कि आप खुद से जाके वीडियो कोर्स में जाके जल्दी टाइमली अपनी क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप सिलेबस और भी जल्दी कर सकते हैं लाइव क्लासेस के कंपैरिजन में। एग्जाम लेवल टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें प्रीलिम्स के फुल लेंथ आपको 10 टेस्ट मिलने वाले हैं, उसके साथ साथ प्रीलिम्स के सेक्शन टेस्ट 30 टेस्ट मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको प्रीलिम्स के मेमोरी बेस्ड टेस्ट मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको IT ऑफिसर के चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको रीजनिंग के चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर टेस्ट मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसी के अंदर, यानी कि इसी पैकेज के अंदर, इसी बैच के अंदर आपको मिलेंगी और इसमें आपके प्राइसेस जो हैं वो ड्रॉप कर दिए गए हैं। उसके बाद आप नीचे जाओगे, यहाँ पे आपके फैकल्टी आपको दिख जाएंगे सारे जो आपको पढ़ाने वाले हैं इस बैच के अंदर, और फिर आप यहाँ पे जाओगे, स्टडी प्लान पे क्लिक करोगे और आप अपना यहाँ पे स्टडी प्लान चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको क्वांट का स्टडी प्लान चेक करना है तो आपको दिखाई देगा कि 15 मई से जो है वो आपकी क्लासेस शुरू कर दी गई है, किस दिन कौन सी क्लास होगी, कितने बजे होगी, क्या टॉपिक होगा, सब कुछ दिया हुआ है। और इस स्टडी प्लान को आप क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, इस स्टडी प्लान को आप डाउनलोड करके भी रख सकते हो। तो बैच को बाय करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे जाके करेंगे बाय नाउ, और बाय नाउ करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाना जरूरी है ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। Y651 लगाइएगा डिस्काउंट कोड। और इस समय आपके प्राइसेस, क्योंकि सेल चल रही है तो प्राइस ड्रॉप हो गए। ये 2300 का बैच आपको मिल रहा है। अगर आप इसको कुछ दिन बाद लोगे या 1-2 दिन बाद लोगे सेल एंड होने के बाद, तो यही बैच की फीस जो है वो आपकी 2800 हो जाएगी। तो इससे पहले कि फीस बढ़े आप अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। 79% का डिस्काउंट मिल रहा है और 18 महीने के लिए वैलिडिटी मिल रही है। यूज द डिस्काउंट कोड Y651। इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कीजिए, बैच में जुड़िए और सारी चीज़ें उसी ऑर्डर में कवर करिए जिस ऑर्डर में मैंने अभी आपको बताई है। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी शाम को एक फ्री क्लास होती है एट 6 PM अपने YT चैनल पे, इसी YT चैनल पे, उसमें आप जुड़कर मेरे साथ डेली तैयारी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।